गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। फटाफट से सभी के सही बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएंगे और मुझे कंफर्म कर देंगे। इज ऑडियो वीडियो एब्सोल्युटली फाइन बेटा? जस्ट गिव मी मिनट वंस। हेलो। हाँ जी। तो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए जी। सुबह सुबह आप लोगों का आधा घंटा आपका और मेरा पूरे का पूरा खराब हुआ बिकॉज ऑफ सम टेक इशू। टीम पूरी की पूरी लगी रही इस चीज़ को लेके कि कैसे क्लास शुरू हो सकते हैं, क्योंकि मेरे एंड पे जो है लॉगिन ही नहीं हो रहा था जो है। तो हमारा जो टीचर पोर्टल होता है जिससे हम लोग आप लोगों के पास में आके क्लास लेते हैं, तो वो एक आईडी वगैरह का थोड़ा सा इशू था, तो देयर वाज अ टेक इशू। तो उसको टीम को सॉर्ट करने में टाइम लग गया थोड़ा सा ज़्यादा। तो उसी वजह से आप लोगों की क्लास डिले हो गई। अपॉलॉजीज मैं ही मांग लेता हूँ। था तो टेक इशू, पर चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपॉलॉजीज एज ऑलवेज मैं ही मांग लेता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। हाँ जी। तो सही बच्चे मेरे लिए हॉ भी कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। आप मेरे लिए हॉ कर लीजिए, ठीक है। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों का स्वागत है हमारी आज की सुबह की क्लास में ऑफ सीए इंटरमीडिएट एडवांस अकाउंटिंग। एंड मैं हमेशा की तरह उम्मीद करूंगा कि आप सभी के सही बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही जोरों शोरों से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। मैं बताता हूँ मैं भी एकदम बढ़िया हूँ मेरे प्यारे बच्चों। चलिए हम अपने पास में जो है क्लास को अब जरा शुरू करते हैं, क्लास को अब जरा शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा जो टॉपिक है जो हमने कल शुरू किया था दैट वाज ब्रांच अकाउंटिंग। सो ब्रांच अकाउंटिंग के टॉपिक के अंदर में हमने जितनी बातें कल सीखी थी एक बार फटाफट से उसे रिवाइज कर लेते हैं और हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। जी, ब्रांच अकाउंटिंग के चैप्टर हमने कहा ब्रांच मतलब शाखा। अल्टीमेटली ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर में डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स हम सीखेंगे। एक इनलैंड ब्रांच की बात करेंगे विच इज की हेड ऑफिस और जो ब्रांच है दोनों इंडिया में है। फॉरेन में होगा कि ब्रांच इंडिया के बाहर है, वो अलग से टॉपिक आएगा। इनलैंड में भी दो है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ब्रांच की बात करी जाएगी। डिपेंडेंट का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है वह कहाँ पे बन रहे हैं, एचओ में बन रहे हैं। ब्रांच अपने रफ किताबें बना रही है। और इंडिपेंडेंट में क्या है, ब्रांच अपनी खुद की किताबें बनाएगी डबल एंट्री के हिसाब से, उसका खुद के पास मुनीम रखा है, अकाउंटेंट रखा है। गुड्स भेजे जा रहे हैं कॉस्ट या इनवॉइस प्राइस पे, गुड्स भेजे जा रहे हैं होलसेल प्राइस पे। एंड यहाँ पर मैं हमने पहले मेथड की बात करी थी, पहला के साथ दूसरा तो चल ही जाता है। फाइनल अकाउंट्स इज एक्चुअली, मैं नहीं बोलूंगा बहुत ज्यादा प्रीवेलेंट मेथड है, पर यस आपके पास में सिंस मेथड्स में जरूर है तो उससे भी हम कर लेते हैं। क्वेश्चन जब बोलता है या सेवा भाव में हम कर लेते हैं, ठीक है ना। मेन जो है बेटा वो हमने बात करी थी डेटर्स मेथड की। तो सभी के सही बच्चे मेरे साथ में एक बार के लिए फटाफट से रिवाइज करेंगे डेटर्स मेथड को। तो बेटा डेटर्स मेथड जो है, यहां पर मैं ध्यान से सुनते जाओ, किताबें कौन बना रहा है, एचओ। डेटर्स मेथड में एचओ जो है ब्रांच को अपना एक डेटर के नजरिए से देख रहा है, तो इस वजह से इसका नाम डेटर्स मेथड रख दिया। और वो एक अकाउंट बना रहा है जिसका नाम है ब्रांच अकाउंट। ये ब्रांच अकाउंट जो बना रहा है हेड ऑफिस, ये क्यों बनाया जा रहा है, ताकि वो ब्रांच का प्रॉफिट लॉस जान सके, पूरे पीरियड का क्या हुआ। इसमें जो हमें बेटा चीजें ध्यान रखनी है वो सिर्फ 5 चीजों को ध्यान में रखना है। कितनी चीजों को, 5 चीजों को। ऐसा नहीं है कि कोई बाबा जी को अलग से शक्तियां मिल गई थी जिसकी वजह से उन्होंने मेथड बनाया। इट्स अ मैथमेटिकल डेरिवेशन है एक प्रकार का, जो नॉर्मल और ट्रेडिंग पे बनाते हैं। यहाँ पे 5 चीजें वो कौन कौन सी है। सबसे पहले बेटा ओपनिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे ओपनिंग एसेट्स, इधर आ जाएगी लाइबिलिटीज अगर कोई है। तो यहाँ पर में बेटा क्या, स्टॉक है, डेटर है, फिक्स एसेट है, प्रीपेड एक्सपेंस, कैश जो भी है, क्रेडिटर है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, लाइबिलिटी हो गया। जो स्टॉक है, अगर गुड्स हमारे इनवॉइस प्राइस पे जाते हैं, मैंने कहा था मान लो 100 की चीज 125 में जा रही है, 100 की चीज 125 में जा रही है, तो हमने क्या करना है बेटा, एट इनवॉइस प्राइस जो है विच इज 125, तो वो जो चीज जारी है उस केस के अंदर में हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसे 100 पे लाने के लिए उसकी लोडिंग को साथ के साथ रिवर्स कर देंगे, विच इज 25 रुपीज। तो डेबिट में 125, क्रेडिट में 25 रुपए डल गए। फिर सेकंड चीज क्या आती है बेटा, गुड्स सेंड टू ब्रांच। कितनी वैल्यू के गुड्स एचओ ने ब्रांच को भेजे, कितनी वैल्यू के गुड्स एचओ ने ब्रांच को भेजे एट इनवॉइस प्राइस, ठीक है ना। तो वो आपके पास में आ जाएगा टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, ठीक है ना। और ये चीज आपके पास लोडिंग क्या हो जाएगी इसके साथ के साथ में रिवर्स, ये है कितनी वैल्यू का एचओ ने ब्रांच को भेजे। और अगर कोई ब्रांच ने वापस करे तो वो रिटर्न आ गई,
और उसकी लोडिंग 7 के साथ रिवर्स होगी, या नेट करके दिखा दो। भाई मैंने 10 लाख के भेजे, उन्होंने 1 लाख के वापस कर दी, तो अब नेट में 9 लाख लिख दो, फिर लोडिंग भी एक ही बार आएगी। अगर आप 10 अलग लिखते हो, एक अलग लिखते हो, तो लोडिंग बार बार आ गई, ठीक है। तीसरी चीज है कितना पैसा भेजा। अब पैसा किस लिए भेजा जा रहा है? खर्चों के लिए भेजा जा रहा है, फिक्स एसेट को खरीदना उसके लिए भेजा जा रहा है, तो वो आपके पास आ रहा है टू बैंक, जो तीसरी चीज आ रही है। चौथा है कितना पैसा ब्रांच ने एचओ को भेजा, विच इज बाय बैंक, विच इज रिमिटेंसेस टू एचओ। अब वो किसका पैसा भेज रहा है? कैश सेल है, डेटर से पैसा इकट्ठा हुआ, मान लो कोई खर्चा उन्होंने किया वो माइनस हो गया, कोई इंश्योरेंस क्लेम के पैसे मिले वो ऐड हो गए, सारी चीजें करके। और पांचवी चीज है क्लोजिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज, विच इज स्टॉक, डेटर, फिक्स एसेट, प्रीपेड एक्सपेंस जो भी है, क्रेडिटर्स वगैरह, यहाँ पे आगे लायबिलिटीज वगैरह जो भी है। स्टॉक अगेन अगर आईपी पे जा रहा था तो वो उसका स्टॉक रिजर्व यहाँ पे दिख जाएगा, वो 25 रुपए। तीन चीजों की लोडिंग हम हमेशा रिवर्स करते हैं, जो चीजें आप नॉर्मली ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट दिखाते हो, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, और जो परचेजेज है ब्रांच के लिए, बेसिकली जो गुड्स सेंड टू ब्रांच है, ठीक है ना। इन तीनों चीजों को हम इनकी लोडिंग को रिवर्स कर देते हैं, ये हमने बात करी, ठीक है ना। अगर इनवॉइस प्राइस पे जा रहे हैं, ठीक है ना, ताकि ये कॉस्ट पे आ जाएंगे, ताकि ये कॉस्ट पे आ जाएंगे। ये सारी चीजें डालती है, आपका प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। यहाँ पे क्या नहीं डल रहा, देखो क्रेडिट सेल नहीं आ रही, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट नहीं आ रहा, उसकी वजह सीधा ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर और कलेक्शन आ गई। सेम तरीके से फिक्स एसेट का ओपनिंग आ गया, क्लोजिंग आ गया, कोई खरीदा है, बेचा है, उसकी वैल्यू आ गई, रादर देन की डेप्शन आ रही है। तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे समझिए वो एक प्रेजेंटेशन का आपका फर्क है, और इसी में मैंने कुछ पॉइंट्स भी लिखे थे। अब बेटा यहां पर मैं जो चीजें हमें इसके लिए चाहिए, ध्यान से सुनना, जो चीजें हमें चाहिए, मान लो मेरे पास क्लोजिंग डेटर नहीं गिवन है क्वेश्चन में, तो मैं क्या बनाऊंगा? मेमोरेंडम डेटर। क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं है तो क्या बनाऊंगा? मेमोरेंडम स्टॉक, ताकि ये जान सकूं उस पर्टिकुलर वैल्यू को। तो अगर कोई चीज जो मुझे चाहिए वो मिसिंग है, जो चीज मुझे चाहिए अगर वो मिसिंग है, तो मैं क्या करूंगा? उसका मेमोरेंडम अकाउंट अपने पास में बना लूंगा, ताकि उस चीज की वैल्यू असर्टेन कर लूंगा। बट ये नहीं सोचना कि हमेशा बनेगा, अगर इनमें से कोई चीज मिसिंग है जो आवश्यकता है तो बनेगा, ठीक है ना। तो डेटर्स वाला अकाउंट अगर बनता है तो वहां डिस्काउंट लॉट, बैड डेट दिखता है, या सेल रिटर्न आपको दिख रही होती है। सेम तरीके से अगर कोई लॉस हुआ है तो उसका इफेक्ट स्टॉक अकाउंट में आ रहा होगा। पर ब्रांच में क्या हो सकता है? कितना इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला तो कलेक्शन में ऐड हो गया, नहीं तो अगर नहीं मिला तो आपका इंश्योरेंस क्लेम रिसीव में हो गया, ठीक है ना। और यहां पर ये चीज आती है, हेड ऑफिस की जितनी ब्रांचेस है बेटा, वो ऑब्वियसली उनका इंडिविजुअली डेटर्स मेथड के अंदर में ब्रांच अकाउंट बनाएंगे, इंडिविजुअली बनाएंगे, ताकि हर ब्रांच की इंडिविजुअल प्रॉफिटेबिलिटी है। अगर आप कंबाइन में बनाएंगे तो कभी भी आपको इंडिविजुअली ब्रांच का प्रॉफिट लॉस नहीं पता चल पाएगा। काफी बच्चे बार बार बात पूछते हैं कि सर ये अलग अलग हमारे 3 ब्रांचेस है, तीनों का अलग अलग बनेगा? ऑब्वियसली यस, आप अलग अलग बनाएंगे तभी तो इंडिविजुअल ब्रांच की प्रॉफिटेबिलिटी पता चल पाएगी, और आप डिसीजन मेकिंग ले पाएंगे, कंट्रोल होगा कि हाँ भाई वो ब्रांच कितना परफॉर्मेंस दे रही है, ठीक है ना। हम इंडिविजुअली बनाएंगे, लास्ट में जाकर तो चीजें ऑब्वियसली कंबाइन हो जाती है एज ऑर्गेनाइजेशन, बट यहां पर जब हम बात करेंगे तो इंडिविजुअल ही बनाओगे ना आप, ठीक है। चलिए अब बेटा मैंने आप लोगों के साथ में क्वेश्चंस कल 3 ही करे थे, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर, आपके पास आ रहे बेटा 3 पे। तो सभी बच्चे मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएंगे। वी आर गोइंग टू स्टार्ट। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। सो मेरे साथ में यहाँ पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है पना क्लॉथ मिल्स ने एक ब्रांच ओपन करी मुंबई में ऑन 1 अप्रैल 2020। गुड्स को इनवॉइस करा जा रहा है टू द ब्रांच एट सेलिंग प्राइस विच वॉज 125% ऑफ द कॉस्ट टू द हेड ऑफिस। वो कहता है जी गुड्स को जो भेजा जा रहा है, गुड्स को जो भेजा जा रहा है वो भेजा जा रहा है, इनवॉइस प्राइस आपके पास जो बोला जा रहा है वो की है एचओ की जितनी कॉस्ट है उसमें 25% ऐड करके। तो बेसिकली वही चीज होगी, अगर 100 की चीज है तो उसमें 25 ऐड करके कितने भेज रहे हैं बेटा? 125 में इनवॉइस प्राइस हो रहा है। 100 की चीज कितने भेजी जा रही है? 125 में भेजी जा रही है। आपको ट्रांजेक्शन दे रहा है ब्रांच की इस साल की 31 मार्च 21 की। आपको ट्रांजेक्शन दे रहा है किसकी? इस साल की 31 मार्च 21 की, जिसमें आपको उसने आइटम्स दे दी है। आपसे कह रहा है ब्रांच अकाउंट बना दीजिए बेस्ड ऑन द इनवॉइस प्राइस अंडर द डेटर्स मेथड फॉर असर्टनिंग द प्रॉफिट। तो आप वही ब्रांच अकाउंट बना दो। ब्रांच अकाउंट का मतलब आपके पास जो हम यहाँ पे डेटर मेथड में ब्रांच अकाउंट बना रहे हैं, तो उसने कुछ चीजें आप लोगों को यहाँ पे दी है, एक एक करके हम देख लेते हैं। वैसे चीजें क्या दे रहा है, पर हम जाएंगे तो जो अपनी 5 चीजों पे, जैसे गुड सेंड टू ब्रांच दे रहा है, पर एक कॉस्ट टू एचओ पे दे रहा है, इसका रेलिवेंस समझेंगे क्या है। सेल्स दे रहा है, दोनों कैश और क्रेडिट, कितना डेटर से पैसा मिला, डिस्काउंट अलाउड है, सेल रिटर्न है। फिर स्पॉइल्ड क्लोज इन द बेल्स रिटर्न ऑफ, ये एक्चुअली में हो गया एबनॉर्मल लॉस, कुछ नुकसान हो रहा है कि इतना आपके पास में क्या हो गया, हमारा जो प्रोडक्ट है बेसिकली वो स्पॉइल हो गया।
तो उतना नुकसान हो गया आपके पास में, ठीक है ना, वो कपड़ा जो है आपके पास में जो खराब हो गया, ठीक है ना, तो वो आपके पास आ गया नॉर्मल लॉस। फिर चेक जो भेजा जा रहा है ब्रांच को खर्चों के लिए, ये आपके पास आ गया रेंट सैलरीज अदर एक्सपेंस, तो ये पेमेंट करी। अब हमें क्या करना है एज यूजुअल, सर हमें तो अपना जो नॉर्मल तरीके से बनाते हैं वही करना है, विच इज ब्रांच अकाउंट हमें बनाना है मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरे साथ साथ बनाएंगे। सो ब्रांच अकाउंट हम अपने पास बनाना शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जिसके अंदर में सबसे पहले क्या आ रहा है, सर ओपनिंग बैलेंसेस आएंगे। सर ओपनिंग बैलेंसेस नहीं आएंगे, बताओ क्यों नहीं आएंगे ओपनिंग बैलेंसेस। सर ओपनिंग बैलेंसेस इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि ब्रांच ओपन करी है, तो पहला साल है, तो फर्स्ट चीज तो नहीं आएगी। फर्स्ट चीज क्या होती है, ओपनिंग बैलेंसेस। तो ओपनिंग बैलेंसेस यहाँ नहीं है क्योंकि फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर है। तो अगली चीज क्या आती है, गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो सेकेंड आइटम क्या आती है, गुड्स सेंड टू ब्रांच। अब गुड्स सेंड टू ब्रांच जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो गुड्स क्योंकि इनवॉइस प्राइस पे जैसे जा रहे हैं, तो यहां पर में वो जो दे रहा है वो कॉस्ट टू एचओ दे रहा है, मतलब वो 100 रुपीज के एंगल से दे रहा है। डालना हमने यही है, डालना हमने यही है, नेट में यही डालना है, पर प्रेजेंटेशन कैसे होती है, इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट। प्रेजेंटेशन कैसे होगी, इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट, ठीक है ना। तो हमारे पास में यहां पे कैसे दिखाएंगे, 42, 12, 600 +25%। 42, 12, 600 +25%, विच इज 52, 65, 750। प्रेजेंटेशन हमेशा कैसे होगी, यहां पे इस तरीके से, और ये आ गया गुड सेंड टू ब्रांच लोडिंग, शॉर्ट में मैंने जीएसटी भी लिख दिया, गुड सेंड टू ब्रांच वर्ड को, जो कि वो 25% हिस्सा है, जो कि 25% हिस्सा है। तो आप इसे क्या बोल सकते हो, 42, 12, 600 का 25% बोल दीजिए, या आप बोल दीजिए जैसे 52, 65, 750 में से अगर वो 25 रुपये अलग कर रहे हैं तो 25/125, कहने का मतलब यही हो गया ना भाई, 125 में से अगर 25 अलग करने हैं तो क्या बोलोगे, 25/125। नहीं तो सीधा उसका जो 25% किया था, तो 1053, 150 जितना आपने ऐड किया था, जितना आपने ऐड किया था, 1053, 150, ठीक है ना। अगली चीज क्या होती है बेटा, जो आपने पैसा भेजा, तो ये आपने पैसा भेजा था, जो चेक भेजे थे खर्चों के लिए, रेंट सैलरीज अदर एक्सपेंस, तो टू बैंक आ गया। रेंट सैलरीज और अदर एक्सपेंस, तो 1,08,000, 2,70,000 और 52,500, ठीक है ना। तो 1,08,000 +270 +52,500, तो टोटल ये दे ही रखा है 430,500। तो ये दूसरी चीज आ गई। तो हमारे पास ओपनिंग थे नहीं, गुड सेंड टू ब्रांच आ गया क्योंकि वो कॉस्ट पे दिए थे विशाल, तो उस वजह से क्या हुआ, आप हमेशा क्या दिखाते हैं, 125 और 25 अलग, इनवॉइस प्राइस अलग और लोडिंग अलग, ठीक है ना। और टू बैंक आ गया, ठीक है। फिर अगला आ गया बाय बैंक, रेमिटेंस टू एचओ, कितना पैसा ब्रांच ने एचओ को भेजा, कितना पैसा ब्रांच ने एचओ को भेजा। तो वो बेसिकली क्या क्या चीज का भेजा, सर देखो, एक कैश सेल का है,
1876,050 और एक कलेक्शन फ्रॉम डेटर है विच इज 2355। ठीक है ना, तो वो आ गया 2355। तो 1876,050 प्लस 2355, तो टोटल हो गया 4231,050। कोई खर्चे ऐसे नहीं है कि बेसिकली ब्रांच ने अपने पल्ले से खुद दी हो, बेसिकली वो तो पैसे एचओ ने दिए ना, तो और कुछ यहाँ पे है नहीं, और कुछ यहाँ पे है नहीं। और लास्ट क्या आ जाती है पांचवी चीज, क्लोजिंग बैलेंस। बेटा देखो, कोई और चीज हो या ना हो, दो चीजें पक्का होएगी ऑलवेज। धंधा करोगे स्टॉक होएगा एक तरीके से अंटिल सारा स्टॉक बिक गया हो भाई, और दूसरा आपके पास में बेटा डेटर्स, क्योंकि आपकी क्रेडिट सेल वगैरह है। फिक्स एसेट्स होते तो मैं फिक्स एसेट्स की बात भी कर लेता, अगर मान लो ओपनिंग में कैश वगैरह होता तो मैं क्लोजिंग कैश वगैरह की बात भी कर लेता, भाई कैश का भी देख लेते कितना पड़ा है। पर धंधा कर रहे तो आप गुड्स खरीद रहे बेच रहे हो तो स्टॉक आएगा, आप अल्टीमेटली उधार की सेल कर रहे हो तो डेटर आएंगे। अब ये इस क्वेश्चन ऐसा है जिसमें दोनों ही नहीं गिवन। कल जब क्वेश्चन कहते तो स्टॉक जनरली दे रहा था, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, स्टॉक भी नहीं दे रहा, तो मुझे दोनों के क्या बनाने पड़ेंगे, मेमोरेंडम अकाउंट बनाने पड़ेंगे। डेटर तो हम कल बना ही रहे थे, आज हम थोड़ा सा ऐड ऑन कर रहे हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन के अंदर बेटा डेटर अकाउंट भी आ रहा है और स्टॉक अकाउंट भी आ रहा है, तो हमने दो अकाउंट बनाने हैं, एक है मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, ये वर्किंग नोट्स है हमारे, और एक है मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट। सिंस डेटर अकाउंट तो आपके पास में आप उसमें पूरे पक्के हो गए हो, तो मैं अगर पहले डेटर के बारे में बात करूं तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे ओपनिंग बैलेंस तो है नहीं, देखो ये तो नीली है क्योंकि फर्स्ट ईयर है। फिर आपने उधार की सेल करी तो टू सेल्स आ गया, जितनी उधार की सेल्स करी क्रेडिट वाली, तो क्रेडिट सेल्स हमारी कितनी है, 2661,450। 2661,450, ठीक है। फिर पैसा जो आया कलेक्शन, पैसा कितना आया बेटा 2355, तो उससे डेटर कम हो गए। फिर बेटा जो डिस्काउंट अलाउड है 23,550, ठीक है ना। और अगर जो वापसी करी तो सेल रिटर्न, रिटर्न फ्रॉम डेटर, तो उससे भी डेटर क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, 15,000। सब कर दिया और कुछ है नहीं यहाँ पे डेटर का, तो आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस कैरीड डाउन। तो 2661,450 माइनस 2355 माइनस 23,550 माइनस 15,000, तो 267,900। 267,900, so this will be our closing debtor, दिस विल बी अवर क्लोजिंग डेटर, तो ये आ जाएंगे। अब अगली चीज क्या है,
अगली चीज क्या है बेटा, वो बैड डेट थोड़ी ना राइट ऑफ जो की है अमित बेटा, क्या हो गया, वो स्पॉइल्ड क्लोज है, लॉस है वो कोई डेटर्स की थोड़ी ना बैड डेट है, वो स्पॉइल्ड क्लोज रिटर्न ऑफ क्या, स्टॉक राइट ऑफ की है, क्या हो गया, अभी डेटर अकाउंट बना रहा हूं उसका रेलेवेंस स्टॉक में आएगा। अच्छा भाई स्टॉक अकाउंट जो है बेटा, एक अकाउंट का हमेशा सुनना, एक बेस सेम होता है हमेशा। बेस का मतलब ये होता है जो डेबिट साइड आ रहा है जो क्रेडिट साइड जा रहा है, मतलब वो बेस ही सेम होगा तभी तो वैल्यू आएगी। अब सिंस गुड्स इनवॉइस प्राइस पे जा रहे हैं हमारे जैसे, तो हम ये कह रहे हैं अकाउंट का बेसिस सेम है। बेसिस का मतलब ये पूरे अकाउंट का बेसिस इनवॉइस प्राइस है। बेसिस का मतलब क्या है, मेरे पास कितना पहले से पड़ा था इनवॉइस प्राइस पे, मेरे पास कितना आया इनवॉइस प्राइस पे, जो गया इनवॉइस प्राइस पे, बचा हुआ इनवॉइस प्राइस पे, लॉस है इनवॉइस प्राइस पे, तभी तो सारी चीजें इनवॉइस पे, तो बेसिस सेम रहेगा ना। इस वजह से बेटा ध्यान सुनते रहो। अब जैसे ओपनिंग जो है वो नील है। अब गुड्स इनटू ब्रांच, इतने से गुड्स मिले बेटा, ये आप एक नॉर्मल कॉमन सेंस से सोचना है। डेबिट साइड रिफ्लेक्ट करेगी कितना कितना स्टॉक पड़ा था और कितना आया, क्रेडिट से रिफ्लेक्ट करेगी कितना स्टॉक कम हुआ और बचा रह गया। तो कितने का स्टॉक आया, तो यहाँ 52 65 750। सर यहाँ लोडिंग नहीं आएगी, द आंसर इज नो, तभी मैंने बोला इस अकाउंट का बेसिस सेम रहेगा ना। बेसिस का मतलब क्या है, सारी वैल्यूज इनवॉइस प्राइस पे आ रही है, तभी तो बेसिस सेम रहेगा ना। कितना पड़ा था इनवॉइस प्राइस पे, कितना आया इनवॉइस प्राइस पे, कितना बिका इनवॉइस प्राइस पे, कितना बचा इनवॉइस प्राइस पे, तो वो आ रहा है। अब सेल्स है, दो प्रकार से हुई, एक कैश भी हुई क्रेडिट भी हुई। तो इतना गोडाउन से माल गया, इतना गोडाउन से माल जो बिका है, कितना कितना 1876,050, 2661,450। फिर और कौन सा है जो स्टॉक में रेलिवेंस आ रहा है, सर रिटर्न्स। क्या रिटर्न होने से स्टॉक गोडाउन में फिर से बढ़ गया, हाँ, तो टू सेल्स रिटर्न। आपने गुड्स बेचे थे तो स्टॉक कम हो गया, गुड्स वापिस आए तो स्टॉक बढ़ गया, ठीक है ना। बाय एबनॉर्मल लॉस, जो आपने राइट ऑफ किया उतने से स्टॉक कम हो गया 7500, तो आपके पास ऑटोमेटिकली निकल आएगा कितना स्टॉक बचा रह गया एट इनवॉइस प्राइस। तो एक अकाउंट का बेसिस जो है वो सेम है ना। अगर आप कॉस्ट पे करोगे तो बेटा आपको हर वैल्यू को इंद्रेश 100 पे लाना पड़ेगा और आपका ही मशक्कत लगेगी। सारी वैल्यूज इनवॉइस प्राइस पे है, तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। ये ट्रेडिंग अकाउंट्स में थोड़ा सा फर्क बोलूंगा। ट्रेडिंग में क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक वो कॉस्ट पे होता है, सेल सेलिंग प्राइस पे होती है, तो ही तो जीपी आता है। यहां पे सारी चीजें ही इनवॉइस प्राइस पे है, ठीक है ना। तो बेसिस अकाउंट का सेम हो गया ना, है ये ट्रेडिंग अकाउंट टाइप ही, बट आप समझो आइटम्स वही है, पर ये समझो कौन सी वैल्यू किस पे दिख रही है, क्योंकि बेसिस ऑफ द अकाउंट इज सेम, बेसिस ऑफ द अकाउंट इज सेम। तो वो आ गया 735 750। अब अगर आपको बेसिस कॉस्ट रखना है तो समझो उसमें आप ही का एफर्ट लगेगा। अब सारी चीजों को 125 से 100 पे लेके आओगे, 125 से 100 पे लेके आओगे, मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बात तो वही है, और उसमें आपका समय व्यर्थ होगा, समय व्यर्थ होगा, ठीक है ना। तो 735 750 आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। ये आपका आ गया क्लोजिंग स्टॉक, ये यहां डल जाएगा। क्या ये इनवॉइस प्राइस पे है, हाँ सर ये इनवॉइस प्राइस पे है। भाई ये तो इनवॉइस प्राइस पे है तो इसकी लोडिंग क्या करनी पड़ेगी, रिवर्स, तो क्या आ जाएगा टू स्टॉक रिजर्व। तभी तो ये कॉस्ट पे आएगा। तो 735 750 इंटू 25/125, 147 150। तो यू विल गेट योर प्रॉफिट या लॉस जो भी फाइनली आ रहा है, तो प्रॉफिट ही आ रहा है। नेट प्रॉफिट जो भी है वो आ जाएगा आपका निकल के बैलेंसिंग फिगर।
चेक कर लेंगे क्या आ रहा है, चेक कर लेंगे बेटा क्या आ रहा है। तो ये वर्किंग नोट से आया था, ये वर्किंग नोट से आया था, ठीक है ना। डबल फोर 50 बताया जा रहा है, चेक करो जी। चेक करो जी, नेट प्रॉफिट क्या 444450 ही आ रहा है। नेट प्रॉफिट क्या 444450 ही आ रहा है। फटाफट से चेक करेंगे। हाँ जी, यस सर, ये यही निकल के आ रहा है, यही निकल के आ रहा है 444450। तो ये हमारा क्या बन गया बेटा, ये हमारा ब्रांच अकाउंट आपका बन जाता है, जिससे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, हमारा नेट प्रॉफिट आता है। सीखने को क्या मिला, सीखने को मिला कि स्टॉक काउंट भी बनाना पड़ सकता है अगर क्लोजिंग स्टॉक मान लीजिए मिसिंग है तो, और उसका बेसिस सेम है ना, कितना पहले से पड़ा था 125 का, कितना आया 125 पे, कितना बिका 125 पे, कितने का नुकसान हुआ मान लो कुछ हुआ है, और कितना बचा रह गया। क्या आप इनको जरूरी है कि अकाउंट ही बनाने हैं, नो, रट्टा मत मारो। ये हम स्टेटमेंट फॉर्म में भी कर सकते हैं बेटा, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि अकाउंट ही बनाना है बेटा, आपका स्टेटमेंट फॉर्म में भी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, ठीक है ना। प्लस माइनस करके वैसे निकाल लो, स्टेटमेंट फॉर्म में लिख के ओपनिंग प्लस कितना मिला माइनस कितना गया और करके, ठीक है ना। पर अकाउंट से इजी हो जाता है, इसलिए मैंने अकाउंट बनाया, ठीक है ना। फोर्थ हमने कर लिया था, फिफ्थ पे आएंगे, फिफ्थ पे आएंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाए बेटा जरा, सही बच्चे जो है क्वेश्चन 5 पे आ जाए। यहां पर मैं ध्यान से सुनते चलो बेटा, वो सारा तो काजल बेटा उसी पे इनवॉइस प्राइस तो उसी पे लेंगे ना। आपके पास में जो बन रहा है वो तो अगर गुड्स इनवॉइस प्राइस पे जा रहे हैं तो हमेशा प्रेजेंटेशन कैसे है, 125 इस साइड लिख के हमने 25 उस साइड पे लिख दिया, ठीक है ना। और वो अगर 125 लिख रहा है तो 125 में से 25 अलग करेंगे तो 25/125 ही करेंगे। अब ये भी अगर इनमें दिक्कत है, क्योंकि ये तो पता नहीं कितनी बार आप कॉस्टिंग के सब्जेक्ट में सीखते हो, फाउंडेशन में इन्वेंट्री का चैप्टर हम बहुत बार करते हैं, अगर फिर भी उसमें दिक्कत हो मैं इसके 4 केसेस बनते हैं, वो 4 केसेस आप लोगों को करा दूंगा अभी। कुछ बच्चे हमारे नन्हे मुन्ने हैं जिनको ये नहीं पता चल रहा कि वो कॉस्ट और इनवॉइस प्राइस वाली जो बात है, मैं उसके फिर से केसेस करा दूंगा, डोंट वरी। जो बच्चों के साथ मैं 4 केस कराता हूँ, 4 केसेस के बाद किसी को दिक्कत नहीं रहती, ठीक है। बट ये इसमें आइडली कंफ्यूजन प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बट फिर भी अगर है तो वो मैं अभी इस क्वेश्चन के बाद ही आगे अभी आज क्लियर कर दूंगा आप लोगों को, चलो ठीक है। तो अभी आ, हाँ जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे सभी। वाइड स्प्रेड इनवॉइस करता है गुड्स ब्रांच को किस पे, कॉस्ट प्लस 20% पे। बेटा कॉस्ट प्लस 20% का यहाँ पे अब फर्क हो गया, वो क्या फर्क हो गया कि अगर यहाँ पे अब कॉस्ट 100 है तो हम 20 ऐड करके कितने पे भेज रहे हैं, 120 पे। जरूरी थोड़ा ना अल्टीमेटली, जरूरी थोड़ा ना हमेशा कि अल्टीमेटली आप अपने पास में यहाँ पर में हमेशा 125 में दो भाई, रट्टा थोड़ी ना, वो तो जो भी हो सकता है, वो कॉस्ट प्लस 20% बोल रहा है, 10% हो सकता है। कह रहा है ब्रांच गुड्स बेचती है कैश पे भी और क्रेडिट पे भी। कहता है ब्रांच अपने खर्चे मीट करती है आउट ऑफ द कैश कलेक्टेड फ्रॉम इट्स डेटर्स। तो ब्रांच अपने जो खर्चे मीट करते हैं एक्सपेंसेस वो कहाँ से करते हैं, जितना पैसा डेटर से आता है और कैश सेल से, एंड रिमिट कर देती है बाकी पैसा एचओ को आफ्टर विद होल्डिंग 10,000 नेसेसरी फॉर मीटिंग इमीडिएट कैश रिक्वायरमेंट्स। वो कहता है कि ब्रांच क्या करती है, अपने जो खर्चे है वो खुद ही मीट करती है, किससे, जो डेटर से पैसा आ रहा है और जो कैश सेल का आ रहा है, और एचओ को पैसा भेज देती है। पर जब एचओ को पैसा भेजती है तो हम 10,000 रोक कर भेजते हैं। 10,000 रोकने का मतलब क्या हुआ कि भाई अपने पास 10,000 पड़ा होना चाहिए, 10,000 पड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। अब वो ओपनिंग बैलेंसेस हमें बताने जा रहे हैं 31 मार्च 20 को बेटा, जिसके अंदर में उसने बैलेंसेस में एसेट्स बता दिए ब्रांच के क्या क्या है। वैल्यूज इन थाउजेंड दे रहा है, पहले से कैश पड़ा है, डेटर है, स्टॉक दे रहा है, इनवॉइस प्राइस पे और फर्नीचर फिटिंग है। तो ये उसने मुझे 4 एसेट्स बता दिए जो ओपनिंग में दे रहा है। फिर उसने बोला इस पूरे साल में अकाउंटिंग ईयर एंडेड 31 मार्च 21 में जितनी वैल्यू के गुड्स डिस्पैच करे इनवॉइस प्राइस बता दी एचओ ने ब्रांच को 1,32,00,000। और कहते हैं जो गुड्स आपको मिले थे बाय इट, ब्रांच ने इसमें से वापस भेज दी एचओ को गुड्स कितने के, 72,000 के।
तो हमने उन्हें भेजे थे 1,32,00,000 के, उन्होंने उसमें से 72 के क्या कर दिए, वापस कर दिए, रिटर्न कर दिए। कह रहे जो अदर ट्रांजेक्शन्स है ब्रांच की वो इस साल के आपको बता रहा है। तो अदर ट्रांजेक्शन्स आपको कुछ और दे रहा है जिसमें वैल्यूज इन थाउजेंड में क्या क्या है, कैश सेल, क्रेडिट सेल, कितना पैसा डेटर से मिला, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड है, रिटर्न है, बैड डेट्स है, एक्सपेंसेस पेड है। तो ये आपको उसने चीजें बता दी, ठीक है। 1 जनवरी को जाके ब्रांच ने एक नया फर्नीचर भी खरीदा है जिसकी पेमेंट एचओ ने करी थ्रू चेक। तो एक ये फर्नीचर का पॉइंट भी आ गया। फिर 31 मार्च को साल के अंत में ब्रांच के कुछ खर्चे 6,000 के क्या है, आउटस्टैंडिंग है। तो ये एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, और कैश कितना ही पड़ा है हमारा, वो एज यूजुअल 10,000 पड़ा है। फर्नीचर पे डेप्शन लगानी है कितनी, 16% पर एनम के हिसाब से, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ऑब्वियसली फिक्स एसेट देगा तो डेप्शन का रेट देगा ताकि आप क्लोजिंग वैल्यू निकाल सको। हमें क्या मांग रहा है, ब्रांच अकाउंट एचओ की बुक्स में फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो क्वेश्चन आपको देखने में ऑब्वियसली थोड़ा बड़ा लगेगा एज कम्पेयर टू द क्वेश्चंस व्हिच वी हैव डन टिल नाउ। हॉवेवर क्वेश्चन है आसान, कुछ ऑब्वियसली वर्किंग नोट्स की बातें तो हम तब देखेंगे ना जब हम अटकेंगे आके, जब हम किसी पॉइंट्स पे आएंगे अटकेंगे तो हम बात करेंगे। बेटा यहाँ पर मैं अभी नहीं, हम कभी भी सोचते कि कौन सा वर्किंग नोट बनना है क्या है, अभी हम अपने पास में चालू कर देते हैं चीजें डालना, ठीक है ना। तो यहाँ पर ब्रांच अकाउंट जो है, वो हमने बनाना है। वैल्यूज बेटा जो है वो क्या है, इन थाउजेंड्स। वैल्यूज क्या है, इन थाउजेंड्स। तो यहाँ पर मैं दे ही वैसे रखे तो हम वैसे ही डाल रहे हैं। सबसे पहले क्या है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ओपनिंग एसेट्स। तो ये चार चीजें आपके पास में है, कैश 10, फिर डेटर्स 384, स्टॉक 1080 और फर्नीचर फिटिंग 500। और जो स्टॉक है, जो स्टॉक है वो किस पे दिख रहा है, इनवॉइस प्राइस पे, बेसिकली 120 पे, 120 पे। तो उसके अंदर जो लोडिंग एलिमेंट है, प्रॉफिट एलिमेंट, वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो 1080 इंटू 20/120, तो इंटू, अब वो 100 की चीज 120 में जा रही थी, तो उसमें से 20 अलग करने के लिए यूनिटरी मेथड के हिसाब से क्या हो गया, 20/120 विच इज 180, विच इज 180। तो लोडिंग आ गई क्रेडिट साइड पे, लोडिंग आ गई क्रेडिट साइड पे। देन अगली क्या आइटम आ रही है बेटा, सेकंड, कितनी वैल्यू के गुड्स भेजे। तो यहाँ पैराग्राफ में लिखा हुआ है इतनी वैल्यू के गुड्स भेजे जा रहे हैं। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना है बेटा, 1,32,00,000। बेटा 1,32,00,000 दिया है, बट अगर आप देखो इन थाउजेंड तो 3 जीरो कट जाएगी, तो कितना आ गया, 13,200। और रिटर्न्स भी है, तो रिटर्न मैंने माइनस यहीं करके दिखा दी, आप अलग से भी दिखा सकते हो। तो रिटर्न्स कितनी है हमारी, रिटर्न्स है 72,000 की, मतलब 72। तो कितना हो गया, 13,128। तो भेजे 13,200 के, माइनस हो गया 72। और इधर क्या आ जाएगी इसकी लोडिंग, क्योंकि किस पे जा रहे हैं, 120 पे।
प्रेजेंटेशन के लिए जो है 120 पे जा रहे हैं, तो 13128 इंटू 20/120, 2188। ना ये जो तरीका है ये आपका समय बचा लेता है अगर आप नेट करके दिखाते हो। हॉवेवर अगर आप ग्रॉस करके दिखाते हो, तो मैं वैसे दिखा देता हूँ, आप नोट चाहे ना करना, पर देख लो। आप इधर लिखते हैं 13200, इधर इसकी लोडिंग डालते बेटा 2200, फिर आप इधर लिखते रिटर्न 72, और फिर इधर लोडिंग डालते हो उसकी 12, 1/6 के हिसाब से, 20/120। तो हमने क्या किया, वो नेट ही करके दिखा दिया, तो हमने ये नेट करके ही दिखा दिया यहाँ पे, तो लोडिंग भी नेट ही आ गई ना, एक ही बार आ गई। वरना क्या होता, आप गुड सेंट अलग दिखाते, लोडिंग अलग दिखाते, रिटर्न अलग दिखाते, उसकी लोडिंग अलग दिखाते। भाई परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर दिया ना, एक प्रकार से नेट हो गया। आप परचेज अलग साइड दिखाओगे, परचेज रिटर्न दूसरी साइड दिखाओगे, तो दोनों की ऑपोजिट साइड पे लोडिंग भी डल जाएगी। ठीक है ना। ये आपके पास में एक तरीके से क्या है, प्रेजेंटेशन। आप जैसे मर्जी दिखा दो, आप सेपरेटली दिखा दो या नेट करके दिखा दो, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। लोडिंग की जो वैल्यू है कंप्यूट करने की, वो आपने ब्रैकेट में हमेशा दिखानी है। ठीक है ना, कि लोडिंग कैसे आ रही है, वो हमेशा ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है जी, तो वो आ गया। तीसरा है, कितना आपके पास में पैसा भेजा कोई खर्चों के लिए या किसी चीज के लिए। तो यहां पर मैं इस पैराग्राफ में तो नहीं है, ये तो ब्रांच नहीं पे करे खर्चे, हाँ यहाँ पे आ गया। 1 जनवरी को ब्रांच ने एक फर्नीचर खरीदा 1 लाख का, जिसकी पेमेंट एचओ ने करी है बेटा। तो पेमेंट एचओ ने करी है, तो टू बैंक आ जाएगा, टू बैंक आ जाएगा, पेमेंट एचओ ने करी है फर्नीचर की। विच इज 100, 1 लाख मतलब 100 हो गया ना भाई, 3 जीरोस काट दिए ना हमने, क्योंकि वैल्यूज किस में, इन थाउजेंड है। फिर आ गया बाय बैंक, रेमिटेंस टू एचओ, बाय बैंक रेमिटेंस टू एचओ। नाउ हमें यहां पर में बेटा, आपने यहीं पे जैसे हम प्लस माइनस करके दिखाते हैं वैसे भी दिखा सकते हैं, वरना आप सेपरेटली भी अकाउंट बना सकते हैं, जैसे आप चाहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको दोनों तरीके बता दूंगा, क्योंकि हमें थोड़ा सा यहाँ पे सोचने वाला काम हो जाता है। तो किस किस चीज का पैसा है जो भेजा जा रहा है। सर एक है देखो कैश सेल का, तो कैश सेल का कितना है, 9700 है। एक है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, वो है 2842। ठीक है। फिर डिस्काउंट लाउड का यहाँ लोन नहीं है, सेल रिटर्न का लोन नहीं, बैड डेट्स का लोन नहीं, एक्सपेंसिस पेड बाय ब्रांच का रूल है। तो ब्रांच ने जो खर्चे पे करे 842। 842। यहाँ पे मैंने अभी एक लाइन की जगह छोड़ी है, और मैं इस वैल्यू को बाहर नहीं डाल रहा। अभी मैंने एक लाइन की जगह छोड़ी, आप देख लीजिए, मैंने पर इस वैल्यू को बाहर नहीं डाला। उसके पीछे कारण है, क्योंकि क्वेश्चन ने स्टार्टिंग में एक कहानी लिख सुनाई थी, उस कहानी को मेरे को पढ़ के आपको समझाना है, तो मैं उस पर अलग से आऊंगा अभी। तो जो चीजें डायरेक्ट थी मैंने डाल दी, एक बार के लिए देखो, जो चीजें डायरेक्ट थी वो मैंने डाल दी। अभी मैं इस कहानी पे आता हूं, सो डोंट वरी एट ऑल, अभी मैं कहानी पे आता हूं बेटा। अभी के लिए क्या है, मैं बाकी चीजें डाल देता हूं जो मेरे को दे रखी है। तो बैलेंस कैरिड डाउन, कैश कितना है, 10 है, अगेन उसने लिख ही दिया था। कैश तो पड़ा ही है 10,000। ठीक है जी, कैश तो 10,000 पड़ा है। उसके अलावा हमारे को क्या जानना है बेटा, डेटर्स नहीं दिए, स्टॉक नहीं दिया, फर्नीचर नहीं दिया। तो इन सबके क्या बनेंगे, वर्किंग नोट्स बनेंगे। ठीक है ना, इन सबके क्या बनेंगे, वर्किंग नोट्स बनेंगे। ठीक है ना। तो इधर स्टॉक आएगा तो स्टॉक रिजर्व भी आ जाएगा।
क्लोजिंग स्टॉक, और साथ में आपके पास में बैलेंस कैरीड डाउन में उसने बताया है कि कुछ पेमेंट आउटस्टैंडिंग है, ब्रांच के खर्चे 6,000 के आउटस्टैंडिंग है ईयर एंड पे, तो ये क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखे 6,000, मतलब 6 इन 1000 है। तो बेटा जो चीज़ें मेरे को डायरेक्टली पता थी वो मैंने डाल दी, बाकी मैंने अपना टेम्पलेट करके रख दिया। अब मुझे क्या करना है, एक एक करके वर्किंग नोट बनाना है, ताकि मैं ये जान सकूं, ताकि मैं ये जान सकूं कि मेरी वैल्यूज क्या क्या आ रही है। ठीक है ना। तो उसके लिए मुझे क्या करने पड़ेंगे, अपने वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे, वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो क्या हम वर्किंग नोट्स बनाने के लिए तैयार है? हाँ जी सर, हम वर्किंग नोट बनाने के लिए तैयार है। तो जैसे हमें क्या क्या बनाना बेटा, मेमोरेंडम स्टॉक बनाना है, मेमोरेंडम डेटर बनाना है टू बिगिन विद, मेमोरेंडम स्टॉक बनाना है, मेमोरेंडम डेटर बनाना है। तो अब यहां पर मैं, ध्यान से सुनते जाएंगे मेरी बात को, क्या दोनों अकाउंट को पैरेलली बनाना है, क्वेश्चन को पढ़ते हुए वो भी कर सकते हो, या एक टाइम पे एक अकाउंट को बना लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, जैसे आप चाहें। मतलब आप इंडिविजुअली देखो, हर पूरे क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, देखते हुए पहले डेटर से रिलेटेड कौन सी चीजें, स्टॉक से रिलेटेड, या पैरेलली बना लो। तो अगर हम, मैं वैसे कह रहा हूँ पैरेलली बना रहे, तो जैसे डेटर का बैलेंस कितना है, ओपनिंग 384, वो डेटर में आ गया। ऐसे ही स्टॉक का कितना दिया हुआ है, 1080, वो स्टॉक में दिख गया, वो किस में दिख गया, स्टॉक में दिख गया। ठीक है ना। फिर उसने बोला गुड्स भेजे थे, गुड्स सेंड टू ब्रांच, उतने से स्टॉक बढ़ गया। तो 13,200 माइनस 72, 13,128, 13,128। फिर हमारे पास में बेटा क्या है, कैश सेल, तो स्टॉक कम हो गया बाय सेल्स, 9,700। क्रेडिट सेल्स, स्टॉक अगेन कम हो गया, 3,140। पर क्रेडिट सेल करने से डेटर क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, टू सेल्स क्रेडिट वाले, 3,140। ठीक है ना। फिर कैश कलेक्टेड है बाय कैश 2,842, कितना पैसा मिला डेटर से। फिर डिस्काउंट अलाउड 58 है, ये डिस्काउंट अलाउड आ गया। फिर रिटर्न्स है, तो सेल रिटर्न से क्या होगा, अगेन डेटर क्या हो जाएंगे, कम, और स्टॉक बढ़ जाएगा। सेल्स रिटर्न कितना है बेटा, 102, और इससे स्टॉक क्या हो गया, ज़्यादा। भाई सेल करने से गोडाउन से स्टॉक कम हो जाता है, जब कस्टमर ने वापस कर दिया तो स्टॉक फिर से गोडाउन में बढ़ गया। ठीक है ना। और डेटर हमारे कम हो गए। फिर क्या है, बैड डेट्स, इससे डेटर क्या हो जाएंगे, कम। कितने बेटा, 37। तो ये सब करने के बाद हमारे पास चीजें आ गई बेटा, और तो कुछ नहीं दिया हुआ क्वेश्चन है, और कुछ नहीं है जो इनसे रिलेटेड हो। तो ये दोनों का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, स्टॉक का भी आ जाएगा, और डेटर का भी आ जाएगा।
तो चेक करो जी। 1470 स्टॉक का है और 485 बच्चा करे डेटा का। चेक करो जी। हाँ जी। सभी बच्चे चेक करेंगे बेटा, क्या यही आ रहा है? सभी बच्चे चेक करेंगे क्या ये दोनों वैल्यूज आ गई, 1470 और 485? यस सर। तो ये 1470 और 485 आ जाएगा वर्किंग नोट से। और यहाँ पे 1470 के ऊपर लोडिंग आ जाएगी। टू 245 चेक कर लीजिए। फिर हमारे पास अब किसका पॉइंट बेटा बचा है? फर्नीचर फिटिंग का। फर्नीचर फिटिंग का भी क्या बनेगा? वर्किंग नोट बनेगा, क्योंकि उसमें परचेज भी है और डेप्शन का पॉइंट आ रहा है, तो उसकी क्लोजिंग वैल्यू जाननी है हमें। तो ओपनिंग में भी कुछ फर्नीचर पड़ा है और खरीदा भी है, और डेप्शन के बाद क्लोजिंग आना है। तो फर्नीचर फिटिंग का क्या कर लेते हैं, वर्किंग नोट बना लेते हैं। तो यहां पर मैं ओपनिंग प्लस कितने का खरीदा माइनस डेप्रीसिएशन, ठीक है ना। तो ओपनिंग में 500 है, 100 का हमने खरीदा है, माइनस डेप्रीसिएशन का रेट बेटा 16% दिया है। तो ओपनिंग में पूरे साल की आ गई, और 100 पे जो खरीदा था वो 1 जनवरी को क्योंकि खरीदा था नए वाला, तो उस पर कितने महीने की आएगी सर? उस पर 3 महीने की आएगी, जनवरी फरवरी मार्च। तो 600 माइनस 84, 516, 516। तो ये बहुत सारे बच्चों ने निकाल ही लिया, क्योंकि बच्चे हमारे पास प्रो बच्चे हैं, प्रो। वी हैव प्रो स्टूडेंट्स, प्रो प्रो प्रो। तो प्रो स्टूडेंट्स ने मुझे वैल्यू बता दी, कितनी आ रही है? 516 फर्नीचर फिटिंग की वैल्यू जो आ रही है, क्लोजिंग वैल्यू आफ्टर डेप्शन। बस एक चीज रह गई है, उसके लिए मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात करना चाहूंगा बस, कि आप सभी बच्चे क्वेश्चन के बस पहले पैराग्राफ को पढ़ेंगे, पहले पैराग्राफ को पढ़ेंगे और मुझे पढ़कर बताएंगे। जो उसने कहानी सुनाई है, उसने बोला था ब्रांच गुड्स बेचती है कैश पे क्रेडिट पे, ब्रांच अपने खर्चे मीट करती है आउट ऑफ द जितना पैसा इकट्ठा होता है डेटर से और कैश सेल से। तो खर्चे हम खुद ही मीट करते हैं, ठीक है ना, उसने ये बोला है। और बाकी हम पैसा भेज देते हैं एचओ को, बट आफ्टर विद होल्डिंग, हम बाकी पैसा भेजते हैं पर आफ्टर विद होल्डिंग मतलब इतना रोक कर, इतना रोक कर, कितना रोक कर? 10,000 फॉर मीटिंग इमीडिएट रिक्वायरमेंट ऑफ कैश। उसने बोला उसने बोला जो पैसा हमारा इकट्ठा होता है उसमें से हम 10,000 अपने पास बचा लेते हैं, और फिर बाकी ही एचओ को भेजते हैं, बाकी ही एचओ को भेजते हैं। तो क्या इसकी वजह से हमने इकट्ठा कितना किया? देखो, हमने इकट्ठा किया 97 और 2842, इसमें से 842 क्या हो गया? जो आपके पास में एक्सपेंसेस करे। अब इसके अलावा इसमें से क्या बोला जा रहा है कि 10,000 पे क्या करो, गुल्लक में डाल दो। तो क्या हमारे पास में यहां से 10 फिर माइनस हो जाएगा? मुझे फटाफट से बताओ सही बच्चे, क्या यहां से 10 माइनस हो जाएगा?
सभी बच्चे मुझे बताएंगे जो क्वेश्चन है पहले पैराग्राफ में कहानी सुनाई है, क्या हमारे पास में 10,000 आपके पास माइनस हो जाएगा? क्योंकि उसने पहले पैराग्राफ में साफ बात ये बोली है। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज प्रो 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 आप नहीं रहे। ओ हो बेटा मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर में 10 नहीं आएगा। सर उसने लिखा है तो आएगा ना। मैं कह रहा हूं नहीं आएगा। सर आएगा। अरे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बेटा? वो इसलिए नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा, सुनना। आज तुम्हारा क्या हो गया? पोपट हो गया, मोए मोए हो गया। क्यों हो गया बेटा? वो इसलिए क्योंकि हमारे पास तो पहले से ही 10 गुल्लक में पड़ा है। ओ हो। गुल्लक में तो पहले से ही 10 पड़ा है। मैं आपसे कहता हूं, गुल्लक में 10 पड़ा है, 200 रुपए और आपके पास आए तो 210 हो गए। 10 पहले से पड़ा है, 100 आपके पास में जो है 200 और है तो 210 हो गया। अब आपने 10 रोक लेना है तो 10 रोका, 210 में से 10 रोका तो 200 भेज दिया, क्योंकि आपके पास ओपनिंग में पहले से ही 10 पड़ा है। तो इस वजह से यहां पे नहीं माइनस होगा। उत्तरी उत्तरी, तो इसीलिए 10 यहां नहीं आना है। सर ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। हाँ, अब ध्यान से सुनो मेरे पास में बेटा, यहां पर मैं ध्यान सुनो। अगर यहां पर मैं ओपनिंग में 10 ना होता तो मैं पक्का 10 माइनस करता, फिर कोई दिक्कत नहीं थी। अगर 10 से कम होता तो मैं डिफरेंस लेता। सर ये तो बड़ा झंझट का काम हो गया, कोई आसान तरीका बताओ। आसान तरीका सीखना चाहत हो? फटाफट से बताओ। यस बोलो, यस। सही बच्चे बोलो आसान तरीका बताओ। सर आसान तरीका बता देते। आप क्या करो, अगर आप लोगों को वो बता रहा है ओपनिंग में कैश है मान लो, तो आप आसान तरीके से क्या कर सकते हो, अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन आ रही है तो मेमोरेंडम कैश बना लो। आपका ये अकाउंट अपने आप बता देगा, आपको झंझट लेने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको झंझट लेने की आवश्यकता ही नहीं है। तो आप सीधा लिखो मेमोरेंडम कैश, ओपनिंग बैलेंस 10 पहले से पड़ा है, ठीक है। फिर हमारे पास सेल्स का आया, कैश सेल्स का कितना पैसा आया? 9700। हमें डेटर से पैसा आया 2842। हमने खर्चे पे करे तो कैश कम हो गया 842। और हमने 10 का बैलेंस बचा लेना, तो क्लोजिंग में 10 बचा लेना। उसने बोला ना 10 रोक लो, 10 रोक लो। तो आप खुद देखो, जो आपका रिमिटेंस आ रहा है, जो आपका रिमिटेंस आ रहा है वो रिमिटेंस ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा निकल के। तो 9700 प्लस दिस 11700 आपका अकाउंट ही बता देगा, आपका अकाउंट ही बता देगा। अब इस केस में क्या है, आप लोगों को ये सोचने की जरूरत नहीं, अगर वैल्यू कोई 10 के अलावा होती तो वो ऑटोमेटिकली वैल्यू आपकी फर्क पड़ जाता। नहीं तो वहां पे जो प्लस माइनस करके दिखा रहे हो वहां ये लगाना पड़ेगा। वैसे तो ये सबके पास है, पर कई बार जंग लग जाता है, थोड़ा चलता नहीं है, दिक्कत भी आती है। तो अकाउंट बनाना थोड़ा सा आसान है, अकाउंट बनाना थोड़ा सा आसान है, उससे इजी हो जाता है। तो थॉट नहीं लगाने की आवश्यकता, अकाउंट अपने आप निकाल देता है। बट अगर मेरे पास मान लो यहां पे वैल्यू 3 होती, मान लो ओपनिंग में 3 होता, तो क्या करते फिर? सर फिर हम अपने पास में 7 माइनस करते, पता है आपको, क्योंकि 3 तो पहले से ही पड़ा है, 7 ही और निकालूंगा ना तभी तो 10 बचेगा, ठीक है ना। 0 होता तो पूरा 10 माइनस करता, समझो। अब ये आपको थॉट देना पड़ता। अगर अगर आपके पास में क्या है,
अगर आपके पास में आप यहाँ प्लस माइनस करके दिखा रहे हो, पर अकाउंट में जरूरत नहीं थी, अकाउंट में ऑटोमेटिकली वैल्यू एडजस्ट हो जाती, अकाउंट में ऑटोमेटिकली हो जाता, क्योंकि आप 3 डालोगे, साथ जो 0 डालोगे ऑटोमेटिकली रिमिटेंस की वैल्यू पे फर्क आ जाएगा, तो अकाउंट में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर ओपनिंग कैश दिया है, ध्यान सुनो, ओपनिंग कैश दिया है, तो थोड़ा सा उस केस में ध्यान से देख लेना, जल्दबाजी मत करना वो क्या कह रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए यहां 11,700 आएगा। नहीं तो बच्चे को क्या लगता है, पहली पैराग्राफ की अंग्रेजी पढ़ के ओहो कि सर ये तो डलना चाहिए था, डलना चाहिए था, नहीं डलेगा, कुछ नहीं है, माइनस होगा, तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ओपनिंग 12 होता तो बेटा 2 और आपके पास बढ़ाना था, भाई अल्टीमेटली क्या है, मैं 2 बढ़ाऊंगा क्योंकि 12 पड़ा है, मेरे को 10 रखना है। काजल बेटा तभी तो मैंने बोला आप अकाउंट से ऑटोमेटिकली हो जाएगा, अकाउंट से ऑटोमेटिकली हो जाएगा, जो मर्जी करो, कम करो ज्यादा करो, अकाउंट में ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब आप मेरे से यहाँ पे केसेस पूछते रहेंगे यहीं पे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। नेट प्रॉफिट आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर 1096, चेक कर लेंगे क्या 1096 सभी का आ रहा है। यार फर्नीचर की पेमेंट तो सान्या बेटा एचओ ने करी थी, डाला तो था टू बैंक, हमने थोड़ी ना करी है फर्नीचर की पेमेंट, वो तो एचओ ने करी है। फर्नीचर की पेमेंट किसने करी है, फर्नीचर की पेमेंट एचओ ने करी है। बेटा आपको प्लस माइनस वाली अप्रोच मत करिए, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको सजेस्ट क्या कर रहा हूं, आप अकाउंट बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर ये वैल्यू 0 होती तो ऑटोमेटिक वैल्यू ये 10 से कम हो जाती, अगर वैल्यू 3 होती तो ऑटोमेटिकली वैल्यू 7 से कम हो जाती। तो उसमें सोचो अकाउंट से आपके पास डायरेक्टली आ जा रहा है। अगर आप अपने पास में अकाउंट ही बना देंगे तो फिर आप लोगों को ये दिखाने की आवश्यकता ही नहीं, आप वर्किंग नोट लिख के सीधा ही लिख देंगे 11,700, बात खत्म होगी, बात ही खत्म होगी। भाई अगर आपने वर्किंग नोट ही बना दिया तो ये बनाने की जरूरत नहीं है ना, फिर तो सीधा ही 11,700 लिख दो अकाउंट से, फिर क्या लोड है, ठीक है ना। बेटा कंसाइनमेंट जैसा नहीं है, थोड़ा सा फर्क है उसमें, जो चीजें होती है आप वो कंफ्यूजन, कुछ बच्चे बार बार ये सुनना चाहते हैं, सर कंसाइनमेंट जैसा लग रहा है, सर प्लीज कंसाइनमेंट जैसा लग रहा है, सर प्लीज इस चीज पे आप रोशनी पाइए। नहीं, ये कंसाइनमेंट नहीं है, फर्क है, इसलिए मैं उस बात पे आपके साथ सहमति नहीं रख रहा, सहमति नहीं रख रहा। कंसाइनमेंट जो अकाउंट बनता था वो एक्चुअली ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट का कंबाइंड फॉर्म होता था, ये एक्चुअली में एक सेपरेट है। वो आधे बच्चों को क्या होता है, मैंने जो सोचा है मैं जब तक लिखता रहूंगा जब तक सर उस पर हाँ या ना कर दे। अब बच्चे ना मेरे सामने केस लेते रहेंगे, सर ओपनिंग अगर 3 होता, ओपनिंग अगर 10 होता, ओपनिंग अगर 12 होता, ओपनिंग अगर 20 होता। ये नालायकों की टोली पता नहीं कहां से आती है। बेटा ऑब्वियसली अगर ओपनिंग 20 होता तो ये 10 से बढ़ जाता बस, ओपनिंग अगर 25 होता तो ये 15 से और बढ़ जाता बस, क्योंकि तुम्हारे पास फालतू पड़ा है तो आप ज्यादा रिमिट करोगे एचओ को। ये कह रहे नहीं नहीं, कम से कम 10-20 केस इसी में करा दीजिए आप। मैं कह रहा हूं कि यहां पर मैं, तुम अकाउंट बना लो उसके जो मर्जी वैल्यू दो, जिस बच्चों को गेम खेलनी है, जिस बच्चों को गेम खेलनी है, 0 से लेके 100 तक सारी वैल्यूज लिख लिख के अकाउंट बनाते रहो, अपने आप देखना रिमिटेंस पे फर्क पड़ जाएगा। जिस बच्चों को गेम खेलनी है, आज बैठ के बेले हो, टाइम पास हो तो करना है, तो यहाँ ओपनिंग बैलेंस को चेंज करते रहना, ऑटोमेटिकली वैल्यू चेंज होती रहेगी, ठीक है। हाँ, पता नहीं क्या बच्चे हैं, कॉन्सेप्ट छोड़ो, केसेस कराई चलो इनको, इनको गेम खेलनी है, और ये होता तो ये होता, ये होता, अरे आज तो वैसे भी मंगलवार का दिन है, मुझे लगता है आप लोगों के लिए थोड़ी सी मैं पूजा वगैरह कर ही दूंगा, हनुमान जी के पास जाना पड़ेगा, पंडित जी से कहूंगा कि थोड़ा सा आप लोगों के लिए उपाय करे और बताए कि पंडित जी ये बच्चों के लिए क्या करे कि इनका सद्बुद्धि चले, ये ऐसे ऐसे खतरनाक से सवाल ना पूछा करे। चलो, अब मेरी बात जरा सुनते जाओ। अभिज्ञान बेटा हाथ से पेन से लिख के,
पेन से लिख के, अगर जीरो होता तो पेन से लिखना है। आप रजिस्टर में पेन से लिखते हो पेंसिल से, तो बेटा पेन से लिखना -10। और अगर अकाउंट बनाओगे तो ऑटोमेटिकली वैल्यू आ जाएगी। कैसे लिखते? भाई हाथ से लिखना है, हाथ में पेन को पकड़ना और फिर लिख देना है बस। चलो, अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान सुनो, कुछ केसेस कराने जा रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से सुनो। यहां पे सबसे पहले मान लीजिए अगर कॉस्ट 60,000 है और वो कहता है जो प्रॉफिट का रेट है वो 20% ऑन कॉस्ट है। मैं कह रहा हूं गुड्स का कॉस्ट 60,000 है और हम जो भेज रहे हैं वो भेज रहे हैं उसमें प्रॉफिट 20% ऐड करके भेज रहे हैं। तो मुझे बताओ जब आप ब्रांच अकाउंट बनाओगे तो उसमें गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना लिखोगे? हमें ये बताना है। और इधर लोडिंग आ जाएगी। हर केस में यही बताना है हमें। वो अलग अलग अभी चेंज होते रहेंगे, सिनेरियोस देखते जाना, मैं अभी अभी चेंज करता जाऊंगा, क्वेश्चन की वैल्यूज चेंज करता जाऊंगा, हमें जाता जानना यही है हर केस में। चलो, तो बेटा प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट है, तो इसका मतलब सिंपल हो गया ना, यानी कि अगर कॉस्ट 100 है तो हम 120 में दे रहे हैं। तो हम दिखाएंगे कैसे, 60,000 प्लस 20%, तो कितना हो गया 72,000। और इधर कितना आ जाएगा 12,000, जिसे आप जैसे मर्जी लिख सकते हैं। 60,000 इंटू 20% बोल दो, या क्योंकि वो कॉस्ट 100 थी तो हम 20 ऐड करके कितने में दे रहे हैं, इनवॉइस प्राइस 120 में, तो 20/120 हो गया। तो 72,000 का 20/120। ठीक है। अगर यही कॉस्ट की जगह मुझे इनवॉइस प्राइस दे रहा होता, 60,000 है और प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट है, तो बेटा यहां सीधा ही इनवॉइस प्राइस दे दिया, यहां सीधा ही डायरेक्टली ही इनवॉइस प्राइस दे दिया, तो आपका डायरेक्टली यहां इनवॉइस प्राइस ही डलना था, वो दे ही दिया। अब भेज तो वही रहे, 100 केजीज कितने में, 120 में। अब लोडिंग अलग करेंगे तो क्या होगा, 60,000 जो है इनवॉइस प्राइस है, तो 20/120, तो कितनी बन जाती, 10,000। वैसे ही केसेस में बच्चों को जनरली क्या होता है, जरूरत पड़ती है एट फाउंडेशन लेवल, आपका इन्वेंट्री का टॉपिक आता है और भी आपके चैप्टर्स में जरूरत पड़ती है, बार बार होता है कि बच्चों को कॉस्ट और प्रॉफिट रेट के में कंफ्यूजन ना हो, पता नहीं कॉस्टिंग में तो चलता ही सारा ऐसी चीज़ें कई बार, तो हमें इन पे क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। चार केसेस है, चार के अलावा कोई और बनेगा ही नहीं कभी आपके जीवन में, मतलब मैं वैसे बोलूँ तो दो केस करा दी। हमारा प्रॉफिट का रेट किस पे था, प्रॉफिट का रेट किस पे था, ऑन कॉस्ट। अब या कॉस्ट दी है या इनवॉइस प्राइस दिया है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई, यहां तक बात क्लियर हुई।
हाँ जी। ऐसे ही मेरे पास में बेटा, ध्यान से सुनते जाइएगा, अगला केस क्या है, केस नंबर 3। कॉस 60,000 है, और ऋषि बेटा यूनिटरी मेथड ही है भाई, इसे यूनिटरी मेथड ही कहते हैं। बच्चा कह रहा है मेरे को एक मेथड का नाम पता है यूनिटरी मेथड, ये यूनिटरी मेथड है। हाँ भाई ये यूनिटरी मेथड है। इफ इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू 120, लोडिंग इज इक्वल टू 20। इफ इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू 60,000, तो लोडिंग इज इक्वल टू 60,000 इंटू 20/120। बेटा इसे यूनिटरी मेथड ही बोलते हैं, जो ये मैंने किया है ऋषि बेटा। तो बचपन में एक मेथड सीखा था, हम चाहते थे कि उस मेथड का जो नाम हमने सीखा था, आप उस मेथड का नाम क्यों नहीं ले रहे। ले दिया बेटा मैंने नाम, ये यूनिटरी मेथड ही है सच्ची में। बच्चा चाहता है सर उस लेवल पे जाके बताओ हमें। कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा, आप लोग मेरे साथ पेपर जो देंगे वो मई का छोड़ो, हम सितंबर का देंगे। ऐसे करेंगे तो एक एक चीज लिखेंगे। एक दवेरा बेटा कह रहे कैश डिस्काउंट कैश अकाउंट में क्यों नहीं आया। मूवी भी आई थी शायद अभी, यही आई थी दिवेरा दिवेरा, पता नहीं कौन सी आई थी। चलिए ठीक ठाक से, पता नहीं। बेटा कैश अकाउंट में कभी कैश डिस्काउंट थोड़ी ना आते, कैश डिस्काउंट होते हैं जो पैसे कम मिले। कैश डिस्काउंट कब से कैश अकाउंट में आने लग गया। हाँ जी। और जितने बच्चे मेरे से फाउंडेशन में अगर पढ़े होंगे, उनको ये सारे केसेस मैंने फाउंडेशन में कराए होते हैं, इन्वेंट्री के चैप्टर में। ठीक है ना, इवन सिंगल एंट्री के चैप्टर में रोल प्ले हो जाता है, वरना नहीं तो वहां पे हम करते हैं। पर चलो, आप बच्चे कल को ये नहीं बोलेंगे कि हमें सर ने केसेस नहीं कराए। अब बेटा देखो, फर्क क्या है, पिछले में प्रॉफिट का रेट जो था वो ऑन कॉस्ट था, अभी आपके पास प्रॉफिट का जो रेट है वो किस पे है, ऑन इनवॉइस प्राइस है। फर्क देखो, वही लिखा है। अब प्रॉब्लम की बात क्या है, दिया कॉस्ट है पर रेट ऑन इनवॉइस है। तो बेटा अगर नहीं दिया तो मेरे पास बहुत तरीके हैं, आप एक्स लेके कर लीजिए, आप 100 लेके कर लीजिए। अगर मैं 100 लेके करता हूं तो मतलब ये हुआ कि अगर इनवॉइस प्राइस 100 है, क्योंकि मैं इसलिए आपके पास में 100 ले रहा हूं, उसको 100 ले लेता हूं जिस पे रेट है, तो प्रॉफिट कितना हो गया 20। अब बेटा इनवॉइस में से तो माइनस करोगे ना कॉस्ट पे लाने के लिए। तो ये अल्टीमेटली क्या हुआ कि यहां पर में इनवॉइस प्राइस 100 जो है, प्रॉफिट 20 है और कॉस्ट 80 है, क्योंकि उसने ऑन इनवॉइस प्राइस दिया है, क्योंकि उसने ऑन इनवॉइस प्राइस दिया है। अब यानी कि जो ये 60,000 पे है, ये 80 रुपए है, और इनवॉइस प्राइस 100 है। तो आप यहां पे क्या बोलेंगे, 60,000। बच्चा कहेगा यूनिटरी मेथड कर दो। तो बेटा अगर कॉस्ट 80 है तो इनवॉइस प्राइस 100 है, अगर कॉस्ट 60,000 है तो इनवॉइस प्राइस कितनी हुई। तो बेटा हम ये बोल देंगे 60,000 इंटू 100/80, विच इज 75,000। और आप ये चेक कर सकते हो 75,000 का
20%, विच इज 15,000। आपने एक्स लेके करना है, एक्स लेके कर लो। देर इज अनदर वे, देर इज अनदर वे। अनदर वे क्या है, अगर प्रॉफिट का रेट ऑन सेल दिया है पर आपको ऑन कॉस्ट चाहिए तो आप वैसे भी कर सकते थे, जैसे मैंने पहले ही बताया। अब ये इसका क्या दिया हुआ है, 1/5 ऑन सेल, और ये इसके साथ क्या रिलेशन है, 1/4 ऑन कॉस्ट। तो आप वो भी कर सकते थे। अगर वो 1/5 ऑन सेल है तो वो कॉस्ट का कितना हुआ, 1/4, तो आप ये भी कर सकते थे, 60,000 प्लस 60,000 का 1/4। ठीक है ना, और ये यहां पे यही आ जाता है 60,000 का 1/4। तो बात तो वही है, बात तो वही है। आप जैसे मर्जी कर लीजिए, आप जैसे मर्जी कर लीजिए। जिसने अपने पास में इसको एक्स लेके करना है वो एक्स लेके कर लो, कि लेट इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू एक्स करके सॉल्व कर लो, जैसे भी। हाउएवर आसान है। और अगर लास्ट केस है दी ही इनवॉइस प्राइस है फिर तो डायरेक्ट ही हो गया, और प्रॉफिट रेट डायरेक्ट है, तो ये कितना हो गया, 60,000 का 20%। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। जो दिया है अगर प्रॉफिट भी उसी पे है तो फिर तो लफड़ा ही खत्म हो गया ना। जो दिया है अगर प्रॉफिट रेट भी उसी पे है तो लफड़ा ही खत्म हो गया, फिर तो कोई दिक्कत परेशानी ही नहीं है, फिर तो दिक्कत परेशानी ही नहीं है। चेक करेंगे क्या ये इन चार केस के अलावा आपके जीवन में कभी और कोई केस नहीं बनेगा। भाई या तो प्रॉफिट रेट ऑन कॉस्ट है या प्रॉफिट रेट ऑन सेल है, और दिया या तो कॉस्ट है या इनवॉइस प्राइस है। अगर प्रॉफिट रेट जिस पे है वही दे दिया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो कि केस 1 और 4 में था। अगर आपके पास में जो है, अगर आपके पास में जो है वो दे रहा कुछ और है तो फिर दूसरे से लेके निकाल लो, 100 लेके निकाल लो, तो आपके लिए आसान हो जाता है। जैसे भी है, क्या ये बातें क्लियर हुई? ये बातें हमारे को क्लियर हो गई होगी। अच्छा, इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, इसके अलावा जो मैं आपसे बात करना चाहता था, एक छोटा सा पॉइंट लिखवाना चाहता था आपको, वो ये आ रहा है, नोट। इफ क्वेश्चन स्पेसिफिकली रिक्वायर टू मेक ब्रांच अकाउंट ऑन कॉस्ट बेसिस, अगर आपको क्वेश्चन स्पेसिफिकली ये बात बोले कि आपने अकाउंट कॉस्ट बेसिस पे बनाना है, देन ओपनिंग स्टॉक, गुड सेंड टू ब्रांच एंड क्लोजिंग स्टॉक टू बी शोन एट कॉस्ट। मीन्स नो आईपी तो नो लोडिंग। आपको अभी तक मैंने क्या बोला है बेटा, अगर गुड्स इनवॉइस प्राइस पे जा रहे हो तो आप 125 करके 25 लिख रहे हो, 120 करके 20 लिख रहे हो, यही बोला ना, जो भी है अलग अलग केसेस की बात करी। बट अगर क्वेश्चन आपसे स्पेशली ये कहे कि नहीं 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 तुमने बनाना ही कॉस्ट पे है, तो मान लो मैं ये कहता हूं कि क्वेश्चन में कह रहा है गुड्स की कॉस्ट है 100 पर भेजा जा रहा है इनवॉइस प्राइस 125 में, तो आप हमेशा कैसे बना रहे हो, आप अपने ब्रांच अकाउंट में दिखा रहे हो गुड सेंड टू ब्रांच 125 और इधर लोडिंग 25। पर मैं कहता हूं नहीं नहीं आपने बनाना ही अकाउंट कॉस्ट पे है, तो बेटा उस केस के अंदर आप सीधा ही गुड सेंड टू ब्रांच 100 लिखेंगे।
बात तो वही, आंसर में कोई फर्क थोड़ा ना पड़ रहा है, आंसर तो सेम ही आना है। कहने का मतलब क्या, हमेशा इनवॉइस प्राइस पे दिखा के ऑपोजिट साइड पे लोडिंग दिखानी है हमेशा। बट अगर क्वेश्चन ने क्या दिया, कॉस्ट पे बनाओ, तो फिर नेट पे बना दो, फिर क्या लफड़ा है, फिर तो बात ही खत्म होगी। फिर तो दिखाओ ही सीधा कॉस्ट। नहीं तो हम इधर लिख के ऑपोजिट साइड पे लोडिंग डालते हैं। अब अगर वो कह ही रहा है कि तुम बनाओ ही कॉस्ट पे, भाई फिर तो उसी की मानेंगे, फिर तो उसी की मानेंगे, फिर क्या दिक्कत है। फिर तो उसने मुझे कह ही दिया, फिर तो उसने मुझे कह ही दिया, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। तो आपके पास फिर कोई इनवॉइस प्राइस और लोडिंग करने की आवश्यकता नहीं है, फिर सीधा नेट पे ही बना रहे हैं, सीधा नेट पे ही बना रहे हैं। बात समझ आई। और ये कब करना है, अगर क्वेश्चन आपको बोलेगा कि प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट ऑन कॉस्ट बेसिस, तो आप सीधा नेट पे ही दिखा देंगे, आप सीधा नेट पे ही दिखा देंगे। ठीक है जी। क्या ये बात क्लियर हुई मेरी। बड़े छोटी छोटी बातें हैं, बड़ी आसान सी। पर मैं आपको केसेस और जो पॉइंटर्स है वो सारे लिखवाते चल रहा हूं, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। अभी सभी बच्चे मेरे लिए क्या करेंगे, अभी सभी बच्चे मेरे लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। इस क्वेश्चन को हमने, ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमने दोनों मेथड से करना है। इस क्वेश्चन में हमने दोनों मेथड से करना है। बेसिकली हमने इसे डेटर्स मेथड से भी करना है और फाइनल अकाउंट से भी करना है। हमारा आखिरी क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को बेटा पहले 2-3 मिनट दे रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को जरा पढ़िए, फिर मैं आपको सॉल्व कराता हूं। पहले एक बार इस क्वेश्चन को पूरा प्रॉपरली पढ़ लीजिए, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं तब तक आता हूं, पंडित जी से बात कर ले, आप लोगों का निवारण जो करना है, मैं आता हूं जरा।
हाँ जी, चलिए जी, आ जाए फटाफट से सही बच्चे जो है। लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। फटाफट से आ जाओ सभी के सही बच्चे जो है। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा आपको क्या कह रहा था? वो यहाँ पे कहते हैं बकिंगम ब्रदर्स बॉम्बे की एक ब्रांच है, कहाँ पे? नागपुर में। तो बेटा ब्रांच आपको दे रखे नागपुर में है, वो गुड्स बेचते हैं कॉस्ट पे ही अपने ब्रांच को। तो गुड्स जो जा रहे हैं बेटा वो कॉस्ट पे जा रहे हैं, ठीक है। कह रहा है हॉवेवर कुछ डायरेक्ट परचेजेस भी है जो ब्रांच करती है, जिसकी पेमेंट एचओ करता है। तो होता क्या, वैसे तो गुड्स एचओ भेजता है ब्रांच को, वो कॉस्ट पे ही दे रहा है वैसे। और कुछ ऐसी परचेज है जो ब्रांच मार्केट से खुद खरीद के लिए आता है, पर पेमेंट कौन कर रहा है? एचओ। सारी डेली कलेक्शन ट्रांसफर होती है ब्रांच के द्वारा एचओ को, पैसे ब्रांच जो है एचओ को भेजता है। हमें क्या बनाना है? ब्रांच अकाउंट बनाना है एचओ की बुक्स में बाय डेटर मेथड। तो एक तो डेटर मेथड से सॉल्व कर दिए, और फिर ब्रांच का ट्रेडिंग पीएनएल भी बना दो एचओ की बुक्स में। तो दो है। तो डेटर मेथड से भी सॉल्व करना और ट्रेडिंग पीएनएल भी आपको अपने पास में बनाना है, मतलब फाइनल अकाउंट मेथड भी हो गया। तो हमें चीजें दे रखी है जिसमें जैसे कि ओपनिंग बैलेंसेस दे दिए आपको 1 जनवरी के। इम्प्रेस कैश में, इम्प्रेस कैश का मतलब बता दूंगा क्या होता है। डेटर से स्टॉक दो प्रकार का पड़ा है, कुछ एचओ से आया हुआ डायरेक्ट परचेज है। कैश सेल, क्रेडिट सेल, डायरेक्ट परचेजेस, रिटर्न, गुड्स भेजे एचओ को, ट्रांसफर फ्रॉम एचओ फॉर पेटी एक्सपेंसेस भी कुछ भेजा है। फिर बैड डेट, डिस्काउंट लो, रिमिटेंस टू एचओ में दो है, एक रिसीव्ड बाय एचओ है, एक है जो नॉट रिसीव्ड बाय एचओ है। मतलब कुछ पैसे ऐसे जो भेजे और उनको मिल गए, कुछ पैसे भेजे और नहीं मिले। तो वो मैं आपको बताऊंगा इसका क्या करना है। ब्रांच एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली एचओ ने पे करे, और क्लोजिंग बैलेंसेस दे रहा है, स्टॉक का दे रहा है, दोनों का डेटर नहीं है, इंप्रेस कैश नहीं, और खर्चे कितने हुए? 4,000। तो उसने पूरी ये कहानी आपको बता दी। क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम अपने पास सॉल्व करना बेटा शुरू करते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6। पहले हम क्या करेंगे बेटा? ब्रांच अकाउंट बनाएंगे बाय डेटर्स मेथड। तो यहां पर मैं सबसे पहले क्या आ गया बेटा? ओपनिंग बैलेंसेस। तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन विच इज इम्प्रेस कैश 2,000, डेटर्स 25,000, स्टॉक दो है, एक है फ्रॉम एचओ 24, जो एचओ वाला गोडाउन में सामान पड़ा है, और एक है जो हम डायरेक्टली खरीदते हैं बाहर मार्केट से। अगर उससे देने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें इकट्ठे भी दे देता, स्टॉक तो टोटल ही है 16,000। तो फर्स्ट चीज हो गई ओपनिंग एसेट्स, लाइबिलिटीज है नहीं। सेकंड क्या होता है? गुड्स सेंड टू ब्रांच। कितनी वैल्यू के गुड्स भेजे? तो कितनी वैल्यू के गुड्स भेजे बेटा? ये रहे गुड्स सेंड टू ब्रांच फ्रॉम एचओ 60,000। क्या ब्रांच ने कोई वापस भी करे हैं? नहीं, ब्रांच ने नहीं करे, वो तो कस्टमर्स की रिटर्न थी। तो 60,000 के आपके पास है। अब कितना पैसा पे किया? अब वो जो पैसा है ना बेटा, अलग अलग चीजों का, प्लीज समझना। एक है जो उन्होंने बाहर मार्केट से खरीदे, जिसकी पेमेंट करी, जो बाहर मार्केट से खरीदे उसकी जो पेमेंट करी, डायरेक्ट परचेजेस कितने हैं? 45,000। एक वो है। एक है जो पैसा भेजा पेटी एक्सपेंसेस के लिए, कितना? 4,000। ये सारे पैसे ही तो पे करे जा रहे हैं, किस किस चीजों के लिए? अलग अलग चीजों के। एक है आपने बाहर से खरीदा, एक है आपने जो अल्टीमेटली पेटी एक्सपेंसेस के लिए पैसा भेजा, और एक है जो आपने खर्चे डायरेक्टली एचओ ने पे करे 30,000 के।
तो जो ब्रांच के अल्टीमेटली खर्चे पे करे जा रहे हैं एचओ के द्वारा, तो टू बैंक जो खर्चे पे करे, एक्सपेंसेस। कुछ तो पैसा भेजा कि तुम खर्चे जिससे मीट कर लेना, एक है तुम्हारे मेजर खर्चे की पेमेंट हमने ही कर दी, वो 30,000 है। जो 4,000 जो भेजा वो तो है ही, आप तीनों को इकट्ठे करके भी लिख सकते थे, इनर कॉलम में मैंने अलग अलग लिख दिया। आप इकट्ठे करके भी लिख दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मैंने अलग अलग लिख दिया। फिर चौथी चीज क्या आती है, बाय बैंक, रिमिटेंसेस टू एचओ। कितना पैसा ब्रांच ने एचओ को भेजा। अब बेटा जो पैसा ब्रांच ने एचओ को भेजा उसमें दो कंपोनेंट्स है, प्लीज समझना। दो कंपोनेंट्स क्या है, कुछ ऐसा है जो भेजा और मिल गया, कुछ ऐसा है जो भेजा और नहीं मिला। जो भेजा और नहीं मिला उसे हम एक चीज बोलते हैं कैश इन ट्रांजिट। ये हम यहाँ आगे जाके चैप्टर में वर्ड्स यूज हो जाएंगे, डोंट वरी, यहां चाहे नहीं भी। जो चीज रास्ते में है, जो चीज रास्ते में है उसे बोलते हैं इन ट्रांजिट। तो इसका रोल क्या है, हमारे पास टोटल में भेजा कितना, यानी कि हमारे पास भेजा 165 प्लस 5। तो टोटल में जो पैसा भेजा जा रहा है वो कितना है, 165 प्लस 5, तो 170। जो पैसा ब्रांच ने किसको भेजा, एचओ को भेजा। ब्रांच ने किसको भेजा, एचओ को भेजा। तो एक्चुअली वो एक से है कि उसका एक्चुअल बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा एचओ का, एक है वो उसे इन ट्रांजिट दिखा देगा। हमने उसे इकट्ठे ही दिखा दिया बाय बैंक रिमिटेंस टू एचओ में। भाई जितना पैसा ब्रांच ने एचओ को भेजा, अब चाहे मिला चाहे नहीं मिला, जो मिल गया वेल एंड गुड, जो नहीं मिला अभी रास्ते में इन ट्रांजिट करके हम दिखा देते हैं उसे, वो इन ट्रांजिट है जो रास्ते में। और पांचवी चीज क्या है, क्लोजिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। क्लोजिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, तो जिसमें स्टॉक आ गया सबसे पहले, डायरेक्ट परचेज का 10,000 है, फ्रॉम एचओ का 15 है, ठीक है ना। डेटर्स नहीं दिया, वो भी निकाल लेते हैं। और इम्प्रेस कैश, अच्छा जी, इम्प्रेस कैश तो आप मुझे बता ही सकते हैं। इम्प्रेस कैश मतलब जो पेटी कैश है। वैसे एक रीइंबर्समेंट मॉडल होता है, रीइंबर्समेंट होता है भाई जितना तुम्हें खर्चे पैसे दिए, तुमने जितना खर्चा किया मैं उतना ही तुम्हें दे दूंगा, तुम्हारे पास हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट सेम रहेगा। पर यहाँ पे उसने मुझे वैल्यूज ही दे दी। जैसे हमारे कल के क्वेश्चन में था, पहले से पेटी एक्सपेंसेस के लिए कितना पैसा पड़ा था, 2,000, ये ओपनिंग में था। कितना और भेजा आपको, 4,000, तो 4 आपको भेजा जा रहा है। आपने कितना खर्चा कर दिया पेटी एक्सपेंसेस के नाम का, 4, तो 4 का आपने खर्चा कर दिया, तो बचा हुआ कितना है, 2। बचा हुआ कितना है, 2,000। भाई 2 पहले से पड़ा था, 4 और मिला, आपने खर्चा किया 4 का, तो बच कितना गया, 2,000। उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, वेरी इजी, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। बस मुझे क्या निकालने बेटे, डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस। मैं जैसे ही डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस निकालूंगा वैसे ही मेरे पास में ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, वैसे ही मेरा ये वाला मेथड कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे को इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेमोरेंडम डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो यहां पर में क्या होगा, ओपनिंग में डेटर कितने हैं देखते हैं। ओपनिंग में डेटर दिए 25,000 के, वो आ गए। टू सेल्स क्रेडिट वाली, वन थर्टी, ठीक है जी। फिर और कौन सी चीजें हैं, रिटर्न्स आ गई 3,000 की, बाय बैड डेट है 1,000,
डिस्काउंट अलाउड है 2000। ठीक है जी। और कोई चीज? सर जितना पैसा मिला, और फिर क्लोजिंग, भाई पैसा मिला वो भी तो आएगा ही, फिर क्लोजिंग आएंगे। तो कितना पैसा मिला, मेरे क्वेश्चन का करने का कारण ही यही था बस। बेटा उसने मुझे क्या दिया समझो, मेरी ये बैलेंसिंग फिगर आनी है, पर प्रॉब्लम की बात है ये भी मिसिंग है। अब आपने एक सिंपल सी बात सोचनी है, मुझे बताओ ब्रांच एचओ को जो पैसा भेजती थी वो किस चीज का पैसा भेजती है? ब्रांच एचओ को जो पैसा भेजते हैं वो किस चीज का भेजते हैं? सर जो पैसा इकट्ठा होता है, कुछ खर्चे खुर्चे खुद करते हैं उसको माइनस करके कर देते हैं, जो भी कर करा के है सारा। बेटा यहां पर वही चीज आ रही है। उसने मुझे क्वेश्चन में क्या बताया, उसने मुझे बताया टोटल अमाउंट जो भेजा जा रहा है। वो 170 था। अभी किस चीजों का होगा सर? कैश सेल और कलेक्शन फ्रॉम डेटर का। तो इसमें कैश सेल्स का हिस्सा कितना है? कैश सेल्स का हिस्सा है 45। कैश सेल्स का हिस्सा है 45। तो बाकी इसका किसका हो गया? कलेक्शन फ्रॉम डेटर का। बाकी हिस्सा किसका हो गया? कलेक्शन फ्रॉम डेटर का। भाई मैं कह रहा हूं तुम्हें 170 भेज रहा हूं जिसमें 45,000 नगद सेल का है, तो बाकी किसका हुआ जो डेटर से आया? खर्चों का नहीं लेंगे। खर्चों का इसलिए नहीं लोगे क्योंकि खर्चे के लिए इंप्रेस कैश अलग से पड़ा है। खर्चों के लिए तो इंप्रेस कैश अलग से था ना, पेटी कैश से खर्चे मिट गए थे, या हमारे खर्चे एचओ ने पे किए। तो रिमिटेंस में उसका रोल नहीं है। भाई रिमिटेंस में रोल नहीं है ना, वो तो खर्चे हमारे एचओ ने दे दिए, या छोटे मोटे खर्चों के लिए हमारा पेटी कैश पड़ा था। तो इसमें खर्चों का रोल नहीं है। तो कितना पैसा डेटर से आया है हमें? 125। कितना पैसा आया है? 125। ठीक है ना? बेटा ये जो वैल्यूज होती है कैश सेल वगैरह की जो भी होती है, ये सारी आफ्टर ऑब्वियसली डिस्काउंट वगैरह के बाद होती है, नेट में कितना पैसा मिला। ठीक है ना? यहाँ देखो बेटा कितना बन रहा है क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग आया 24,000। क्लोजिंग आया कितना? 24,000। चेक कर लेंगे। सुब्रजीत बेटा ऑब्वियसली उस पर क्यों आएगी लोडिंग? वो तो मार्केट में जितने की मिल रही है वही मेरी खरीद है। लोडिंग उसमें थोड़ी ना आ जाएगी डायरेक्ट परचेज में, ऑब्वियसली। चेक करेंगे सभी। अरे कन्हैया 170 अभी तो आया था, जो भेजा है पैसा ये रहा। हमने 170 भेजा है, किस चीज का भेजा है? भाई ये जो आप हमेशा लिखते थे यही तो लिखते थे ना, कैश सेल कलेक्शन करके ही तो वैल्यू डालते थे। वो कह रहा मैंने भेजा 170 है इस केस में, उसमें से कैश सेल का कंपोनेंट जो है वो अलग कर दिया, बाकी कलेक्शन फ्रॉम डेटर हो गया। तुम्हारा कितना आ गया? 24,000। तो ये वर्किंग नोट है, एंड यू विल गेट योर प्रॉफिट। हाँ जी। तो टोटल कितना हो गया बेटा? 14,000। कुछ बच्चे 15 कह रहे, कुछ बच्चे 14 कह रहे, मेरे तो पल्ले से ही भरे। भाई साहब अलग लेवल के बच्चों की कैलकुलेटर चल रहे हैं। 15 आ रहा है।
बेटा लोडिंग कहाँ से आ जाएगी? जब गुड्स इनवॉइस प्राइस पे भेजेंगे तभी आएंगे लोडिंग, ऐसे कैसे आ जाएगी? रट्टा थोड़ी ना मारना है, लोडिंग आएगी आएगी आएगी। क्या यार बच्चे कॉस्ट पे भेज रहे हो चीजें यार। पेटी एक्सपेंसेस तो हमने पे करे ना, हमें हमारे पास पहले से 2,000 कैश पड़ा था, हमें और 4,000 भेजा और हमने 4,000 का खर्चा किया तो बच गया ना। तो अब एक्सपेंसेस का क्या है, या तो मेरे पास पेटी कैश के लिए अलग से गुल्लक पड़ा है छोटा, तो उसमें से मीट कर रहा हूँ, नहीं पड़ा होता तो मैं रिमिटेंस में से माइनस करता, या हमारे खर्चे पे ही एचओ कर रहे हैं, जैसे ये वाले खर्चे एचओ ने पे किए तो छोटे मोटे वही पे कर सकता है। पर छोटे मोटे दो तरीके से हो सकता है ना, कल बोला था। या तरीका क्या है, आपकी रिमिटेंस में से माइनस हो रहा है जो आपने खर्चे पे करे, या आपके पास पहले से ही पड़ा है, ठीक है ना, तो पहले से ही आपके पास पड़ा है तो आप उसमें से मीट कर रहे हो ना। अब उसमें एक बच्चा कह रहा है सर कैश सेल नहीं आएगा, नहीं आएगा भाई, वो तो खर्चों के लिए कैश पड़ा है। जो आपका कैश सेल और कलेक्शन का पैसा है वो तो यहाँ पे एचओ को भेज रहे हो ना। चलो भाई, अब क्या हम चेक करें और देखें कि फाइनल अकाउंट मेथड में भी यही आंसर आएगा, और ये सेवा नहीं है, ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है यहाँ। सेवा नहीं है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। अमित बेटा, इम्प्रेस कैश जो है वो पेटी कैश है, वो खर्चों के लिए। आपके पास दो गुल्लक पड़े हैं, एक छोटा गुल्लक है जिसका नाम है इम्प्रेस कैश पेटी कैश, जिससे छोटे खर्चों के लिए है, और जो बड़ा गुल्लक है उसमें जो पैसा आता है, चाहे कैश सेल का है चाहे डेटर की कलेक्शन का, वो आप एचओ को भेज देते हो बेटा। तो दो गुल्लक है आपका, एक छोटा गुल्लक है इम्प्रेस कैश, एक बड़ा गुल्लक है जो पैसा आप सीधा एचओ को भेजते हो। यहाँ क्या आता है बेटा, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक बेटा कितना है? 24 + 16, दो थे ना। चालीस। टू गुड्स एंड टू ब्रांच। कितनी वैल्यू के गुड्स भेजे थे? 60,000। टू डायरेक्ट परचेजेस, जो हमने डायरेक्टली मार्केट से खरीदा वो भी मेरी परचेज है, 45। सेल्स, कैश 45, क्रेडिट 130, माइनस कुछ रिटर्न्स भी है 3,000। और क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक नीचे 10 + 15। तो यू विल गेट योर जीपी। 52 आ रहा है। अब कौन कौन से खर्चे हैं? पहला, जो खर्चे एचओ ने पे करे थे, टू नॉर्मल जो एक्सपेंसेस हैं, जो पेमेंट सीधा एचओ ने दी थी। ब्रांच एक्सपेंसेस 30,000 के, जो एचओ ने पे करे थे। फिर कुछ खर्चे आपने खुद पे करे, पेटी एक्सपेंसेस जो सबसे लास्ट में लिखे थे, छोटे मोटे खर्चे जो आप दे रहे हैं 4,000। फिर है बेटा बैड डेट और डिस्काउंट अलाउड।
बैड डेट्स 1000, डिस्काउंट अलाउड 2000, यू विल गेट योर नेट प्रॉफिट, और वो सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं होगा, चेक कर लीजिए। पंद्रह ही आ रहा है। और वो मैच करेगा ही करेगा। बेटा आंसर सेम ही आना है, वो सिर्फ एक डिफरेंट वे ऑफ प्रेजेंटेशन है। ब्रांच अकाउंट में जो हम चीजें डाल रहे हैं, जो 5 चीजें हम डाल रहे हैं, उसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, आंसर तो बिल्कुल सेम ही आएगा, बिल्कुल 100% सेम, कोई फर्क नहीं आएगा। यहां बस एक छोटा सा पॉइंट, 2 पॉइंट बोलूंगा क्या थे। एक, उसने बस आपको अननेसेसरी कंफ्यूज करने के लिए बोला भाई कुछ पैसा मिल गया एचओ को, कुछ नहीं मिला, कुछ पैसा मिला कुछ नहीं मिला, ठीक है ना। तो उस केस के अंदर में वो दोनों ऐड होके हो जाएगा टोटल में कितना भेजा। और उसने क्या बोला कि हमें कलेक्शन ही नहीं पता था, तो जितना टोटल में भेजा उसमें से कैश सेल का एक तो भेजा है, तो बाकी कलेक्शन फ्रॉम डेटर है। क्योंकि खर्चे जो है वो तो या तो एचओ पे कर रहा था टू बैंक, या हमारे पास अलग से पेटी कैश पड़ा था खर्चे मीट करने के लिए, ठीक है ना। तो वो चीज आ गया। बच्चे कह रहे बल्ले बल्ले करना है, इसमें ही बल्ले बल्ले करना पड़ेगा। बल्ले बल्ले यार बैलेंस शीट है, पर आप कहते हैं तो छोटी छोटी वाली बल्ले बल्ले कर देते, छोटी छोटी वाली बल्ले 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 बल्ले। एक बच्चा है मनीष एंड पुलोकनाथ, इनका मुझे पता नहीं किस बच्चे के नाम में एंड आता है, मेरे को समझ ही नहीं आता। ये पहले बच्चे ऐसे देखे जिनके नाम में भी एंड आता है, ये खुद ही नहीं जान पा रहे इनका नाम कौन से वाला है। ये भी है और ये भी है, किसी मर्जी नाम से पुकार लो इन्हें, ठीक है। तो ये बच्चा रोज सुबह 9 सवा 9 के राउंड आता है, आंखें मसलते मसलते क्या लिखता है, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, हेलो सर, हेलो सर, बस। और ये हंसते रहते हैं हमेशा। हाँ बेटा बिल्कुल, जापान, जापान से बच्चा है, परेश भाई अग्रवाल। ओ माय गॉड, परेश भाई अग्रवाल जी हमारे पास जापान से है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अच्छा जी, फर्स्ट क्वेश्चन में ना एक्चुअली आपने क्या करना है बेटा, इसमें ना तीनों मेथड से मांगा गया, तीसरा मेथड हमने हमने सीखा नहीं है, ठीक है जी। और आपने सिर्फ इसका ए और बी पार्ट करना है, मतलब दो मेथड से, ठीक है ना, दो मेथड से करना है। तो यहाँ पे ये वाले से नहीं करना, अभी वो नहीं होगा, अभी हम मेथड नहीं किया है, तीनों से था ना। तो फर्स्ट का करना है एक्सेप्ट सी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है एक तो, 1 एक्सेप्ट सी पार्ट, 2 3 4, 2 3 4। अरे रुद्रा बेटा खर्चों का पे किया है, खर्चे तो ब्रांच की है। ट्रेडिंग में क्या ब्रांच के खर्चे है, तो ब्रांच के ट्रेडिंग पेल में जाएंगे, वो पेमेंट चाहे एचओ ने करी है। ये तो हमने कल भी बात करी थी यार, खर्चे है जो मर्जी पे करे। हाँ जी, ये क्वेश्चन बेटा आप लोगों ने करके आने हैं, ठीक है। और मुलाकात हमारी अब कल होगी। टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों, लव यू, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, अपना ध्यान रखिए, अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। मुलाकात आप लोगों से सब कल होगी। बाय बाय एवरीवन, लव यू मेरे प्यारे बच्चों, लव यू, ठीक है ना।